हुआ गलता लोहा चैप्टर। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले शेखर जोशी जी का जीवन परिचय। उससे पहले दाजू जी ने क्या लिखा वो देखेंगे। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति जब अत्यधिक तकलीफ में होता है और वह तकलीफ जब आंसू बनकर बाहर निकलता है उस बीच व्यक्ति जो भी निर्णय ले, कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति जब दुख में जो भी निर्णय लेता है वह विवेकपूर्ण होता है। मतलब एक ऐसी अवस्था में जब हम किसी दूसरे पर दया करके निर्णय लें उसके अपेक्षा बहुत ही समझपूर्ण होती है। यहाँ पे देखेंगे जन्म जो है इनका शेखर जोशी का ये 1932 में अल्मोड़ा के निकट हुआ था जो उत्तरांचल में है। प्रमुख रचना इनकी कोसी का घटवार, सात के लोग, 10 जीव, हलवाहा, नवरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह, सम्मान पहल सम्मान। चूँकि दाजू जो इनकी बुक है तो यहाँ पे पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। पिछले सदी का अर्थात 20वीं सदी का जो 6वां दशक था अर्थात 60वां, कहने का मतलब 1960 सन के आसपास युगांतकारी समय था। वो युगांतकारी समय इसलिए कहा गया है कि उस युग में एक युग लेखन के माध्यम से युग परिवर्तन कर देने की क्षमता रहती थी। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आकर खड़ी हो गई। कहने का तात्पर्य कि इससे पहले कहानियों की रचना उतनी नहीं होती थी, लेकिन एक से बढ़कर एक ऐसे लेखक हुए और जब कहानी इतने लिखे कि कहानी साहित्य मतलब साहित्य जगत में जो विधा है कहानी की वो केंद्र में आकर खड़ी हुई। उस समय पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। कहने का उस समय की जो एक जमाना था उसको कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन के बीच उभरती हुई प्रतिभा में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम था, मतलब उनमें से एक था, विशिष्ट था। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती रही। समाज माँ का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानी जगह सुविधाहीन तबके का मतलब होता है कि गरीब लोगों की स्थितियों के वर्णन अपनी कहानियों में करते थे। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते। कहने का तात्पर्य है कि उस समाज की जीवन शैली को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लेख में लेखबद्ध कर देते थे। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा। कहने का तात्पर्य कि वो भले लेखक थे लेकिन अपने जीवन के उन अनुभवों को अपने लेखनी में लिख दिया करते थे। यहाँ पे आगे देखेंगे शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित का मतलब होता है व्याख्या हुई है या लिखी गई है। अनुवाद इसका तात्पर्य होता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दाजू एक कहानी है जिस पर चिल्ड्रंस फिल्म मतलब बच्चों की फिल्म बनी है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलेपन जितना ही कम है, वास्तविकता अर्थ गंभीर उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ में गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी
मतलब होशियार किंतु निर्धर ब्राह्मण युवक मोहन, जिसके संबंध में यह पाठ है, किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि हमारे समाज में हमेशा जातिगत भेदभाव किया जाता था और जातिगत होने के कारण जो होनहार छात्र होते थे उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी, और जो होनहार नहीं होते थे या फिर जिनकी जाति अच्छी होती थी उनको शिक्षा में कोई बाधा नहीं आती थी। और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। तो आगे हम और देखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक, ये जो मोहन है वो ब्राह्मण था, इस पाठ में उनको ब्राह्मण बताया गया। मेधावी थे लेकिन अधिक संपत्ति नहीं थी, मिडिल क्लास घर के थे, बल्कि और कहा जाए सामान्य परिवार के लोग थे। तो उनकी गरीबी स्थिति का चलते उसे मनोदशा तक, मतलब उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि अगर ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का दर्जा भले समाज में ऊंचा हो, लेकिन अगर उनके पास आर्थिक स्थिति की कमी हो तो वो भी जाति उनके लिए बेईमानी कहलाती है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाते। कहने का तात्पर्य कि जो मोहन था वह ब्राह्मण होते हुए भी उनमें ऐसी कला थी कि वह लोहार का काम भी जानता था। मोहन का वह व्यक्तिगत जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता। कहने का तात्पर्य कि वह जातिगत व्यक्तिगत भेदभाव को भुला करके मेहनत करने वाले भाईचारे की भावना में वह एक दूसरे के सामने आता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। कहने का तात्पर्य लोहा जो होता है बहुत कठोर होता है। ये कठोर का मतलब होता है जातिगत समस्या, जातिगत शोषण और समस्या जो है मानव समाज के लिए बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन यहाँ गलता लोहा का तात्पर्य ये है कि जब ये गलतफहमियाँ जब लोगों के हृदय से समाप्त हो जाता है तो एकाएक मनुष्य के शरीर में ऐसे व्यवहार का संचार होता है मानो वह लोहा अब गल गया हो और गल करके पानी बन गया हो। तो चलिए अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। गलता लोहा। अब मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। वह पढ़ाई पूरी कर चुका था और पूरी पढ़ाई करने के बाद वापस घर आ चुका था। वह अपने घर में था, घर से बाहर अपने दोस्त के यहाँ, मतलब ऐसे ही रास्ता सफ़र करते समय, यात्रा करते समय मोहन के पैर अनायास मतलब एकाएक, अनायास मतलब एकाएक ही, शिल्पकार मतलब होता है कला करने वाला, टोले मतलब समूह की ओर मुड़ गए। उनके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज मतलब आवाज़ थी। आफर का मतलब एक तरह का निवेदन करना। तो अनुगूंज थी का तात्पर्य कि ऐसा लग रहा था कि मानो वह धनाराम लोहार मुझे बुला रहा हो। अब जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहता था। जब धनाराम लोहार अपने लोहे को पीटता था, अपने दुकान में लोहार था, लोहा जब पीटता था तो उसकी आवाज़ से मोहन को ऐसा लगता था जैसे कि वह आवाज़ बार बार उसको बुला रही है। अचानक 3-4 दिनों से यह होता रहा, लेकिन अचानक उसका पैर जो है एक दिन उस लोहार के ठेले की ओर, लोहार की दुकान की ओर मुड़ गया। निहाई पर रखे, निहाई का तात्पर्य होता है लोहा जिस पर, एक ऐसा लोहा जिस पर लोहे को रख करके पीटा जाता है उसको निहाई कहते हैं। तो निहाई पर रखे लाल और गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप 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 आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उनका ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। कहने का तात्पर्य कि इस
पैराग्राफ से लेखक यह कहना चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ धनाराम लोहार ही लोहे का कार्य करने या हथौड़ा मारने में कुशल नहीं था, बल्कि जो मोहन है वो भी इस कार्य में कुशल था। इसीलिए वह जब निहाई पर रख करके गर्म लोहे पर जब ठंडा हथौड़ा पड़ता था, और कभी जब उस निहाई पर हथौड़ा पड़ता था, तो उसकी अलग सी पहचान मानो मोहन को द्रवित कर देती हो, या फिर उसके वह आभास दिला देता, उसके पहले कार्य की आभास दिला देता। कहने का तात्पर्य यहाँ पे मोहन भी इस कार्य में कुशल था। अब लंबे बेंट वाले हंसुए का मतलब है जिससे चारा काटा जाता है, हंसिया, तो उसका बेंट लंबा था लकड़ी का, तो वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उग आई जो कांटेदार झाड़ियां हैं उसको काट कर साफ करके आ जाएगा। अब बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम, बूते का मतलब होता है काम। कहने का तात्पर्य कि जो बंसीधर थे वो मोहन के पिता थे, और मोहन के पिता की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह जा कर के खेत का काम कर सके, इसलिए यह काम करने के लिए मोहन घर से निकला था। यही क्या जन्म भर जिस पुरोताई के बूते, मतलब पुरोताई का मतलब पंडिताना करना, तो पुरोताई के कार्य पर उन्होंने घर संसार चलाया था। कहने का तात्पर्य कि जो मोहन थे उनके पिताजी पुरोहिताई करते थे और उसी से अपना घर संसार चलाते थे, मतलब घर का पालन पोषण करते थे। वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य कि अब उनके बस की बात अब पुरोहिताई भी नहीं है, अर्थात उनका शरीर अब शिथिल हो चुका है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन प्रसिद्ध, यजमान मतलब जो जिनके घर में वो कथा भागवत कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, वो व्यक्ति आज भी उनके निष्ठा और संयम के दीवाने हैं। इसी कारण उन पर आज भी श्रद्धा रखा जाता है, वंशीधर पर, जो मोहन के पिता थे। अब बुढ़ापे का जर्जर शरीर, कहने का तात्पर्य कि उनका जो शरीर था अब लगभग बुढ़ापा बहुत ज़्यादा उनके शरीर में आ गया था। अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। जो पंडित होते हैं अत्यधिक व्रत रहते हैं, लेकिन अब उनकी व्रत रहने की हिम्मत नहीं थी। सुबह सुबह जैसे उन्हें सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, क्या कहा था उस दिन, कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। रुद्री पाठ एक ऐसा पाठ होता है जो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ की एक विधि है, शंकर जी के पूजा पाठ की एक विधि है जिसको रुद्री पाठ कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आज गणनाथ अर्थात शंकर जी का मंदिर जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। कहने का तात्पर्य कि 2 मील चल कर उनको जाना पड़ता, लेकिन अब उनके बस की बात नहीं है। एक ना भी नहीं कहा जा सकता। एक इसलिए ना नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर वह पंडिताई नहीं करेंगे तो उनके घर का खर्च चलना मुश्किल हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा बंसीधर कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे का जो और पाठ है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।